हेलो चैम्प्स, आई वेलकम एवरी वन ऑफ यू इन दिस न्यू वीडियो। आज हम करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 11 क्लास 8 साइंस क्यूरियोसिटी बुक का पार्ट 2। पार्ट 1 में ऑलरेडी हमने काफ़ी सारी चीज़ें इस चैप्टर की कवर कर ली हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जल्दी से जाइए उस वीडियो को भी देखिए। एंड आज करेंगे हम पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 में हमने कवर किए जैसे कि कुछ स्टोरीज थी, फिर हाउ डज मून्स अपीयरेंस चेंज एंड वाई, यानी कि मून का अपीयरेंस चेंज क्यों होता है डे बाय डे। ठीक है, लाइक पूर्णिमा आती है जिसको हम कहते हैं फुल मून डे, और फिर अमावस्या आती है न्यू मून डे। ठीक है, ये सभी चीजें मैंने उसमें वीडियो में कवर करा दी हैं। कुछ एक्टिविटीज हमने करी। ठीक है, फिर हमने समझे फेजेस ऑफ द मून, ये भी ऑलरेडी हमने कवर कर लिया। फिर हमने समझा कि लोकेशन यानी मून को कैसे लोकेट करेंगे। ठीक है, लोकेटिंग द मून। ओके, और इसके अंदर देखेंगे कि हर दिन जो टाइम होता है मून राइज का वो अलग होता है, यानी कि 50 मिनट्स का गैप होता है। ओके गाइस, ये हमने समझा किस तरीके से 50 मिनट्स का गैप होता है। उसके बाद हमने समझा कि मेकिंग सेंस ऑफ आवर ऑब्जर्वेशन, यानी कि क्यों हमें जो मून है उसकी पूरी साइड नहीं दिखती। डे बाय डे मून छोटा होता रहता है, फिर एक दिन न्यू मून डे आता है, फिर अगेन से मून जो है छोटे से बड़ा होता रहता है, एंड एक दिन फुल मून डे आता है। तो ये सभी चीजें क्यों होती हैं, ये सभी हमने चीजें यहाँ पे समझी। फिर हमने कुछ एक्टिविटी भी परफॉर्म की थी बॉल के साथ, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, और यहाँ पे हमने डिफरेंट डिफरेंट जो फेजेस हैं मून के वो हमने यहाँ पे समझे थे। ठीक है, कि अगर हम ई से ए की तरफ जाएंगे तो मून की जो कह सकते हैं कि फुल जो इल्यूमिनेटेड पार्ट हमें दिख रहा है वो ज्यादा दिखेगा, ज्यादा पोर्शन दिखेगा। एंड अगर हम इस तरफ जाएंगे तो भी वो सेम चीज होने वाली है। फिर हमने देखा था क्रिसेंट और गिब्बस फेस। ठीक है, मून का हमने हर डायरेक्शन से मून का जो लाइट आ रही है, सनरेज आ रही हैं मून मून के ऊपर, तो अर्थ पे उसका क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे वो दिखता है हमें, वो सभी चीजें हमने इसमें कवर की थी। ओके, और ये थे हमारे डिफरेंट फेजेस। फिर हमने देखा था कि अगर हम मून एक चक्कर मार के आता है, मतलब एक कह सकते हो कि रोटेशन करता है, और अर्थ भी अपनी एक्सिस पर रोटेट करता है फॉर कंप्लीटिंग डे 1, तो उसको एक्स्ट्रा यानी अर्थ को 50 मिनट्स एक्स्ट्रा रोटेट करना पड़ेगा ताकि वापस से वो मून की ओवरहेड पोजीशन पे आ पाए। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भी हमने समझ लिया था। फिर हमने सोलर एक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण और लूनर एक्लिप्स यानी कि चंद्र ग्रहण वाले फिनोमेना को भी समझा था। और फिर हमने से देखा था कि किस तरीके से जो कैलेंडर्स होते हैं उनका एग्जिस्टेंस आया, यानी कि कैलेंडर्स का एग्जिस्टेंस क्यों आया, कैसे आया। और बेसिकली हम टू टाइप्स ऑफ कैलेंडर्स यूज करते हैं, एक होता है लूनर कैलेंडर, एक होता है सोलर कैलेंडर। लूनर कैलेंडर इज बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन ऑफ द मून, एंड सोलर कैलेंडर इज बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ द सन। ठीक है, तो ये दोनों चीजें ही थी यहाँ पे। ठीक है, ये सब चीज हम करें। फिर हमने लूनर कैलेंडर्स, आखिरी टॉपिक जो है लूनर कैलेंडर्स को पढ़ लिया था। यानी कि देखा जाता है कि मून को एक अपनी रेवोल्यूशन अर्थ का एक चक्कर लगाने में लगते हैं 29.5 डेज। ठीक है, ऐसे जब वो 12 चक्कर लगाता है तब एक साल कंप्लीट होता है, यानी कि 354 डेज वो कंप्लीट करता है। बट दूसरे तौर पे देखिए तो टोटल 365 डेज होते हैं। ठीक है, तो ये जो गैप होता है कुछ दिनों का यहाँ पे, ठीक है, लाइक 6 5 9 दिनों का जो गैप होता है, हाँ 6 5 11 दिनों का जो गैप होता है वो होता है बिकॉज ऑफ पोजिशन ऑफ द मून। मून जल्दी रोटेट करता है अपने एक्सिस पे, अर्थ को थोड़ा टाइम टाइम लगता है। ठीक है, एंड दिस गैप इज, ठीक है, यही जो डिफरेंस होता है दिखता है हमें कैलेंडर्स में, लूनर कैलेंडर्स में और सोलर कैलेंडर में। तो लूनर कैलेंडर हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे, हमारा आज का रहेगा पार्ट 2, सोलर कैलेंडर। ठीक है, आज का टॉपिक रहेगा हमारा सोलर कैलेंडर। ओके गाइस, तो देख लेते हैं क्या होता है हमारा सोलर कैलेंडर। देखो, इट वॉज इंपॉर्टेंट टू नो द अराइवल ऑफ सीजन्स फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस, लाइक हमें कौन सी क्रॉप उगानी है। ठीक है, कौन सी क्रॉप की सोइंग करनी है, उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि कौन सा सीजन आ रहा है। ठीक है, लाइक खारिफ क्रॉप उगानी है या राबी क्रॉप उगानी है, उसके हिसाब से सीजन्स डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो दिस नीड फॉर अ ईयर टू सिंक्रोनाइज विद सीजन्स लेट द क्रिएशन ऑफ सोलर कैलेंडर्स, एंड इसी को मद्देनजर रखते हुए इसको सिंक्रोनाइज करने के लिए सीजन्स को क्रिएट हुआ सोलर कैलेंडर। ठीक है, क्रिएट हुआ सोलर कैलेंडर। जो ग्रिगोरियन कैलेंडर जो हम लोग यूज कर रहे हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, ये वाला जो कैलेंडर है, ठीक है, ये होता है ग्रिगोरियन कैलेंडर। ठीक है, ये वाइडली यूज होता है आज के टाइम पे, और ये है एक सोलर कैलेंडर। ठीक है, ये जो इंग्लिश लोगों ने हमें, ब्रिटिशर्स ने दिया था, ये था ग्रिगोरियन कैलेंडर। ओके, और हमारा जो ऋषि मुनि यूज करते थे
और जो हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में, इंडियन एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में लिखा है, वो लोग लूनर कैलेंडर को इस्तेमाल करते थे, यानी कि मून के बेसिस पे वो लोग कैलेंडर बनाया करते थे। बट ये जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है ये बेस्ड है ऑन द बेसिस ऑफ सन। ओके, तो जो मंथ्स होते हैं सोलर कैलेंडर्स में आर एडजस्टेड टू ऐड अप टू 365 डेज, यानी कि 365 डेज का हमारा होता है ग्रिगोरियन कैलेंडर यानी कि सोलर कैलेंडर, और लूनर कैलेंडर होता है हमारा 354 डेज का। तो इसमें गैप हुआ हमारा कितना, 6 और 5, 11 दिनों का गैप हुआ। ठीक है, तो दैट इज वाई ग्रिगोरियन कैलेंडर्स सम मंथ्स हैव 30 डेज, किसी किसी में 30 डेज होते हैं, किसी किसी में 31 होते हैं, और फरवरी में तो सिर्फ 28 डेज होते हैं अगर वो लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर होता है 4 साल में एक बार। ठीक है, 4 साल में एक बार जो ईयर आता है उसको लीप ईयर कहते हैं। एंड उसके अंदर क्या होता है, एक डे एक्स्ट्रा हो जाता है। ठीक है, यानी कि फरवरी में हो जाएंगे 29 डेज। ऑल थिंग्स आर सेम। ठीक है, बाकी सारी चीजें सेम होती हैं, बट थोड़ा सा चेंज इसमें होता है। बट नॉर्मली देखा जाए तो 365 डेज होते हैं, जिसमें फरवरी में सबसे कम डेज होते हैं जो कि होते हैं 28 डेज। ओके, ऑन द टॉप ऑफ 365 डेज, ऑन द टॉप ऑफ 365 डेज जो अर्थ है take nearly an extra quarter of a day to complete one revolution around the sun. Take nearly an extra quarter of a day, यानी कि एक दिन को हम अगर 4 क्वार्टर्स में डिवाइड कर दें तो 1/4 करेंगे। ठीक है, डिवाइड बाय 4 करेंगे यानी कि तभी क्वार्टर्स 4 बनेंगे। ठीक है, तो क्वार्टर्स में डिवाइड करने के लिए एक क्वार्टर एक्स्ट्रा ट्रेवल करना पड़ता है अर्थ को, ताकि वो सन का पूरा रेवोल्यूशन कर पाए, पूरा चक्कर लगा पाए। उसके लिए हाफ को एक क्वार्टर एक्स्ट्रा करना पड़ता है। ये जो दीज एक्स्ट्रा आवर्स होते हैं ना, ये अप्रोक्सीमेटली ऐड होते हैं 4 साल तक, यानी 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, ये 4 ईयर्स तक ऐड होंगे तो ये बन जाएगा 4/4 यानी कि 1, यानी 1 यानी कि 1 डे, यानी 1 डे ऐड हो जाएगा, जो कि फरवरी में 29th डे ऐड होता है। वैसे 28 डे होते हैं, बट फरवरी में 29th डे 4 साल में एक बार ऐड होता है। उसी जो दिन ऐड हुआ ना, वो यही क्वार्टर को ट्रेवल करता है, जो अर्थ 4 बारी 4 साल तक वो ऐड होता है। तो ये चीज यहां लिखी कि 1 डे एवरी 4 ईयर्स, 1 डे एवरी 4 ईयर्स ऐड होता है। टू एडजस्ट फॉर दिस सोलर कैलेंडर एक्शन एड एक्स्ट्रा डे एवरी 4 ईयर्स यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लीप ईयर। एंड यही जो कॉन्सेप्ट है लीप ईयर का, जो 4 साल में एक बार आता है, ये जो 1/4 का जो, यानी कि कह सकते हो आप 365 डेज तो अर्थ ट्रेवल करता है, फिर 1/4 कह सकते हो। ठीक है, ये ट्रेवल करना पड़ता है अर्थ को ताकि वो अपना दिन पूरा कर पाए। ठीक है, रेवोल्यूशन पूरा कर पाए। तो ये कॉन्सेप्ट जो होता है ये होता है लीप ईयर का। ओके गाइस, इतना हमें समझ आता है। इन द ग्रिगोरियन कैलेंडर, जो ये ग्रिगोरियन कैलेंडर है, इफ अ ईयर इज डिविजिबल बाय 4, अगर एक जो साल है वो 4 से डिवाइड हो जा रहा है पूरी तरीके से, यानी कि मान लो लीप ईयर क्या है, देखो नॉर्मल ईयर, नॉर्मल ईयर में होते हैं 365 डेज, और लीप ईयर में होते हैं 366 डेज, यानी एक डे एक्स्ट्रा हो जाता है। ठीक है, तो ग्रिगोरियन कैलेंडर में अगर एक साल जो है 4 से डिवाइड हो रहा है, दैट एन एक्स्ट्रा लीप डे इज एडेड। इसका मतलब है अगर वो 4 से डिवाइड हो रहा है तो उसमें एक डे एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, और वो लीप डे है। ठीक है, लीप ईयर वाला, और वो साल जो है लीप ईयर कहलाएगा। सो इन अ लीप ईयर फेब्रुअरी में होंगे 29 डेज, विच कीप्स द कैलेंडर वेल सिंक्रोनाइज विद द सीजंस। ठीक है, विद मेक द कैलेंडर वेल सिंक्रोनाइज विद द सीजंस। ओके, एक स्टेप फर्दर बढ़ते हैं, जो अर्थ है slightly less time than 365 in a quarter day to go from one spring equinox to the next spring equinox, यानी जो अर्थ है slightly less time, take slightly less time than 365 and a quarter day to go from one spring equinox to the next spring equinox. Adding day every 4 years helps to synchronize with the seasons, but it actually adds a little too much over time. To fix this, leap years are skipped every 100 years. यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो लीप ईयर ऐड हो रहा है ये एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, मतलब 4 साल में हाफ क्वार्टर हर बार ऐड हो रहा है। बट कभी कभी कुछ सालों में ऐसा होता है कि अर्थ को 365 डेज ही नहीं लगते, कभी कभी उसको कम डेज भी लगते हैं अपना एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में। तो वो जो एक्स्ट्रा, मतलब कम टाइम लगा बट उसको भी हम ऐड कर दे रहे हैं, तो वो एक्स्ट्रा डे ऐड हो जाता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए लीप ईयर को भी हम एक बारी भुला देते हैं। कब? जब सेंचुरी ईयर, ये जो लीप ईयर्स आर स्किप्ड एवरी 100 ईयर्स, जब 100 साल पूरे होते हैं ना, जैसे कि मान लो 1900 का साल था और जब 2000 आया, यानी 100 साल बीत गए, तो 2000 में हम लीप ईयर को स्किप कर देंगे।
like 1700, 1800, 1900. But skipping all of them would make the calendar lag slightly behind. So every 400 years, यानी कि हर 400 साल बाद कह सकते हैं कि एक जो लीप ईयर आता है उसको हम अवॉइड कर देते हैं। यानी कि मान लो अगर ये 1600 में लीप ईयर था तो 2000, ठीक है, ये 400 साल का गैप हो गया, 400 ईयर्स का गैप हो गया। ठीक है, हर 400 ईयर्स में क्या होगा, हम लोग लीप ईयर इज अगेन एडेड बैक लाइक इन 1600 एंड 2000। जैसे मैंने बोला 1600 में ऐड होगा और फिर 2000 में, यानी फिर 1700, 1800 और 1900 में जो ये वाला ईयर है, क्योंकि ये भी 4 से डिवाइड हो रहा है, 1700, 1800, 1900, ये भी 4 से डिवाइड हो रहा है, तो मतलब इसका भी है कि ये भी लीप ईयर होना चाहिए, बट ये लीप ईयर नहीं होते बिकॉज हम इसको अवॉइड करते हैं। इन 3 सालों में लीप ईयर नहीं मानते, हम मानेंगे एक तो 1600 में, फिर अगला मानेंगे 2000 में। ठीक है, अब अगला आएगा 2400 में। ठीक है, 2400 में फिर 400 साल बाद ऐड होगा लीप ईयर। ठीक है, वैसे हर 4 साल में लीप ईयर ऐड होता है, बट जो सेंचुरी ईयर्स हैं, लेकिन 1600, 2000, 2400, ठीक है, ये सेंचुरी ईयर्स हैं, 1700, 1800, 900, ये सेंचुरी ईयर्स हैं। तो सेंचुरी ईयर्स में भी लीप ईयर ऐड होना चाहिए, बट ऐसे ऐड नहीं करते, हर 400 साल वाले सेंचुरी ईयर में ही लीप ईयर का एडिशन होता है। कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने ये पूरा अच्छे से समझाया, दोबारा एक बार देख लो। ठीक है, तो यानी कि लीप ईयर हर 4 साल में ऐड होगा, वो ठीक है, बट जो सेंचुरी ईयर है, यानी लीप ईयर ऐड हुआ है तो वो जो साल होगा, जैसे कि 2024 है, आप इसको 4 से डिवाइड करोगे कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब 2024 एक लीप ईयर था। अगला लीप ईयर आएगा 2028 में, ये भी 4 से डिवाइड होगा, ये भी एक लीप ईयर है। ठीक है, ठीक है, ये भी एक लीप ईयर है। तो ऐसे जो लीप ईयर है ये तो ऐड होंगे ही एक एक दिन, बट जो सेंचुरी ईयर है, जैसे कि अगला सेंचुरी ईयर है 120, 100, इसको हम लीप ईयर कंसिडर नहीं करेंगे। और किसको कंसिडर करेंगे हम, 2400 को लीप ईयर कंसिडर करेंगे, 2100, 2200, 2300 को नहीं करेंगे, बिकॉज ये सेंचुरी ईयर्स हैं। बजाय कि ये 4 से डिवाइड हो रहे हैं, इसमें लीप ईयर होना चाहिए, इसमें नहीं होगा, ताकि वो जो लैग है, जो एक्स्ट्रा टाइम ऐड हो रहा है, उसको हम मिनिमाइज कर पाए और ग्रेगोरियन कैलेंडर को सीजन्स के हिसाब से एडजस्ट कर पाए। ओके, These careful corrections keep the calendar closely matched with the seasons over long periods in time। ठीक है, तो इन्हीं सब चीजों ने जो ग्रेगोरियन कैलेंडर्स को इसको अपडेटेड रखा और इतने सालों तक ये एक कह सकते हो रिलायबल और रीजनेबल रहा कैलेंडर। So as we have learned earlier, जो सीजन्स होते हैं, ठीक है, आर कॉज्ड बाय द अर्थ रेवोल्यूशन। यानी अर्थ जब सूर्य का चक्कर काटता है, सन का एक चक्कर काटता है, तो डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स आते हैं। ओके, एंड इट्स मूवमेंट फ्रॉम द स्प्रिंग इक्विनॉक्स टू द विंटर इक्विनॉक्स एंड बैक। इक्विनॉक्स एक डे को कह सकते हो, जैसे स्प्रिंग का डे होता है, ठीक है, 21 मार्च, फिर हमारा ऑटम है, ठीक है, तो कह सकते हो फिर विंटर है, ऐसे ऐसे आते हैं, इक्विनॉक्स कह सकते हैं उनको, हम समझ लेंगे क्या लैंग्वेज है इक्विनॉक्स की। बट मान लो ये डिफरेंट डिफरेंट सीजन है, तो मान लो स्प्रिंग सीजन आया इस साल, फिर अगले साल स्प्रिंग सीजन आया, तो एक साल लगा पूरा, 365 डेज लगे। ठीक है, 365 एट अ क्वार्टर डे लगे। ठीक है, एंड इसको कहेंगे हम कि अर्थ ने सूर्य का, सन का एक चक्कर काट लिया, वन रेवोल्यूशन कंप्लीटेड। ठीक है, द टाइम बिटवीन सक्सेसिव स्प्रिंग इक्विनॉक्सेस इज कॉल्ड ट्रॉपिकल ईयर। सक्सेसिव टाइम जो लग रहा है, सक्सेसिव टाइम जो लग रहा है बिटवीन डिफरेंट डिफरेंट इक्विनॉक्सेस, उसको हम कहेंगे ट्रॉपिकल ईयर। ओके, तो ग्रेगोरियन कैलेंडर इज बेस्ड अपॉन द ट्रॉपिकल ईयर, इसको याद रखना, ग्रेगोरियन कैलेंडर इज बेस्ड ऑन द ट्रॉपिकल ईयर। ओके, so we have also learnt earlier जो स्टार्स होते हैं वो राइज होते हैं एट द सनसेट, चेंज थ्रू आउट द ईयर ड्यू टू अर्थ रेवोल्यूशन अराउंड द सन। जो स्टार्स का पोजीशन है वो चेंज होता रहता है बिकॉज अर्थ मूव करती रहती है अपनी पोजीशन से, डिफरेंट डिफरेंट कह सकते हो ईयर्स में डिफरेंट डिफरेंट सीजन आते हैं। तो जो टाइम ड्यूरेशन है रिक्वायर्ड फॉर द सेम स्टार्स टू राइज अगेन एट द सनसेट इज कॉल्ड साइड रियल ईयर। ठीक है, the time duration required for same stars to rise again at the sunset। यानी जब सनसेट होता है, जब स्टार्स का राइज होता है, तो वही सेम स्टार वापस आए, ठीक है, उसको होने के लिए जो ईयर, जो टाइम ड्यूरेशन लगता है, उसको कहेंगे, उतने टाइम ड्यूरेशन को कहेंगे साइड रियल ईयर। ठीक है, साइड रियल ईयर, एंड इट कैन ऑल्सो यूज टू डिफाइन अ सोलर कैलेंडर ऑल्सो। ठीक है, तो ये जो साइड रियल ईयर है इज लॉन्गर देन द ट्रॉपिकल ईयर बाय मेयरली 20 मिनट्स। ठीक है, बाय मेयरली 20 मिनट्स ज्यादा का होता है ट्रॉपिकल ईयर से, एंड इट टेक्स लॉन्ग टाइम बिफोर द डिफरेंस बिटवीन द टू कैलेंडर्स बिकम नोटिसेबल। ठीक है,
इन मॉडर्न टाइम्स एस्ट्रोनॉमर्स यूज साइडरियल ईयर टू कीप ट्रैक ऑफ द अर्थ पोजिशन एंड इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन। ठीक है, तो अर्लियर जो कह सकते हो एस्ट्रोनॉमर्स थे मॉडर्न टाइम्स में, उन्होंने इसी साइडरियल ईयर का इस्तेमाल करके अर्थ की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द सन की ऑर्बिट में कहां पे पोजीशन पे है अर्थ, ये निकालने की कोशिश की थी। हमारे साइंटिफिक हेरिटेज को पढ़ लेते हैं। ठीक है, उसके लिए ज्यादा कंफ्यूज मत होना, जो भी हमने टॉपिक पढ़ा साइडरियल ईयर और ट्रॉपिकल ईयर बहुत ज्यादा रेलिवेंट नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए उसकी डेफिनेशन, उसका क्या मीनिंग है। ठीक है, यानी कि साइडरियल ईयर ट्रॉपिकल ईयर में 20 मिनट्स का गैप होता है बस। ठीक है, इससे ज्यादा याद मत रखना। ठीक है, हजारों सालों से जो लोग हैं इंक्लूडिंग जो इंडिया में हैं हैव बीन ऑब्जर्विंग द स्काई एंड डेवलपिंग कैलेंडर्स। तो वो स्काई को ऑब्जर्व कर रहे हैं और कैलेंडर्स की फॉर्मेशन कर रहे हैं। जो एंशियंट टाइम्स में लोग थे वो अर्थ रिवॉल्व होता है अराउंड द सन ये नहीं पता था, एंड लैक्ड मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, और उनके पास इतने मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स भी नहीं थे कि वो इस चीज का पता लगा पाए। Yet through years of careful sky observation, they noticed patterns and cycles in natural events. पर धीरे धीरे ऑब्जर्व करने के बाद स्काई के डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स को वो डिफरेंट डिफरेंट नतीजों पर पहुंचे। Hence, they could determine that the length of the year was approximately 365 days, allowing them to create calendars. ठीक है, एंड वो एक नतीजे पे पहुंचे कि हाँ, एक साल के अंदर 365 डेज का टाइम लगता है, एंड इससे इनको हेल्प होगी कैलेंडर की फॉर्मेशन करने में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल केयरफुल ऑब्जर्वेशन ने बताया कि जो सन है डज नॉट ऑलवेज राइज एग्जैक्टली इन द ईस्ट। ये पता चला कि सन हमेशा ईस्ट से ही राइज नहीं करता, मतलब उसी पोजीशन से राइज नहीं करता। समर्स में वो राइज होता है लिटिल नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट के नॉर्थ में, एंड इन विंटर में लिटिल साउथ ऑफ ईस्ट। ठीक है, मान लो अगर ये नॉर्थ है, साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। ठीक है, सन कभी यहां पे होगा समर्स में, यहां से राइज करेगा, और विंटर्स में यहां से, यानी ईस्ट के नॉर्थ या ईस्ट के साउथ में। ठीक है, दीज एक्सट्रीम हैपेंस ऑन द सोलिस्टिस। ठीक है, एक कंसेप्ट होता है सोलिस्टिस का, वो भी देख लेंगे। ठीक है, जो कि होता है जून 21 को और दिसंबर 21 को हर साल, 21 जून एंड 21 दिसंबर। ठीक है, हर साल होता है, इनको कहेंगे हम सोलिस्टिस। ठीक है, तो सन्स अपेरेंट नॉर्थवर्ड मूवमेंट फ्रॉम दिसंबर टू जून इज कॉल्ड उत्तरायण। ठीक है, यानी कि जो सन है दिसंबर में वो यहाँ पे था, फिर वो कह सकते हो कि जून तक यहाँ पे पहुंच गया ऊपर। तो ये जो नीचे से ऊपर की जर्नी रही, नॉर्थ की तरफ जर्नी रही उसकी, यहाँ से यहाँ तक की जर्नी, क्योंकि विंटर्स में तो यहाँ पे था, यहाँ से उगरा था, और फिर समर्स में वो यहाँ से उगरा है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो जर्नी थी नॉर्थवर्ड मूवमेंट की, ठीक है, इसको हम कहेंगे उत्तरायण। इसको मार्क कर ले कि जो सन की अपेरेंट नॉर्थवर्ड मूवमेंट है फ्रॉम दिसंबर टू जून इज कॉल्ड उत्तरायण, एंड अपेरेंट साउथवर्ड मूवमेंट फ्रॉम जून टू दिसंबर इज कॉल्ड दक्षिणायन। ठीक है, दक्षिणायन। और फिर वापस से जून में ये नीचे, जून से दिसंबर तक ये वापस से नीचे आ जाता है, विंटर्स में नीचे से उगता है। इस जो डाउनवर्ड मूवमेंट है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, इसको हम कहेंगे दक्षिणायन। ठीक है, तो इसको याद रखना है। ओके, तो ये दिस साइकिल रिपीट्स एवरी ईयर, ये हर साल रिपीट होती है साइकिल। ठीक है, एंड इज क्लोजली लिंक्ड टू द चेंजिंग सीजंस। ठीक है, एंड इज क्लोजली लिंक्ड टू द चेंजिंग सीजन, क्योंकि सीजंस चेंज हो रहे हैं तो उसके ऊपर ये चीज डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये एक बुक है तत्रिया संहिता। ठीक है, रिकॉर्ड्स इन इट्स वर्स 6.5.3। उन्होंने कहा, उसमें लिखा है कि द सन मूव साउथवर्ड फॉर 6 मंथ, 6 महीनों के लिए सन नीचे चला जाएगा, एंड नॉर्थवर्ड फॉर 6 मंथ, 6 महीनों के लिए ऊपर चला जाएगा। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। ठीक है, फिर नेक्स्ट जून आ जाता है, फिर वहां से जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, फिर दिसंबर आ जाता है। तो ये जो 6-6 महीने का गैप है, इसमें उत्तरायण और दक्षिणायन का कंसेप्ट देखा गया है। इन द पास्ट ये जो इक्विनॉक्सेस हैं और सोलिस्टिस हैं, इक्विनॉक्सेस अलग होता है, और सोलिस्टिस जैसे कि 21 दिसंबर और 21 जून का सोलिस्टिस होता है, वर आल्सो ट्रैक बाय आइडेंटिफाइंग द स्टार्स दैट रोज एट सनसेट। इसको समझने के लिए स्टार्स का जो सनसेट पे, यानी सनसेट हुआ, सूरज ढल गया और शाम पे स्टार्स निकलते हैं, हमें स्टार्स दिखते हैं स्काई में, उसके मदद से भी ये चीजें करी गई हैं। एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट लाइक सूर्य सिद्धांत, एक एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट है जिसका नाम है सूर्य सिद्धांत, वो पैटर्न्स को बताता है। कैप्रिकॉन कॉल्ड मकर इन इंडिया वुड बी इन द बैकग्राउंड ऑफ सन, यानी जो कैप्रिकॉन है, जो कि मकर है, वो सन के बैकग्राउंड में रहता है अराउंड द विंटर सोलिस्टिस ड्यूरिंग दोस एंशिएंट टाइम्स। ठीक है,
तो फ्रॉम द मोमेंट ऑफ द सन्स एंट्रेंस into the constellation of Capricorn, 6 months make up its northward progress Uttarayan. So likewise from the moment of entrance into the constellation of Cancer, 6 months are its southward progress दक्षिणायन. ठीक है, तो कैप्रिकॉन के लिए 6 मंथ नॉर्थवर्ड, फिर कैंसर के लिए वापस, कैंसर आने के लिए वापस 6 मंथ डाउनवर्ड. ठीक है, तो ओवर द इयर्स क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैलेंडर्स हैव इवॉल्वड ऑन द बेसिस स्पेसिफिक नीड्स. ठीक है, एंड नंबर ऑफ दीज कैलेंडर्स आर यूज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया टू ट्रैक टाइम एंड सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स. एंड इन्हीं कैलेंडर्स के इस्तेमाल से हमें पता चलता है कि कब हमारा सीजन है और कौन सा सीजन आ रहा है एंड कौन सा फेस्टिवल हमारा आने वाला है. ये सब चीजें ये कैलेंडर हमें हेल्प करते हैं बताने में. ओके, एक कैलेंडर होता है लूनर, लूनी और सोलर, दोनों का मिक्स, दोनों का इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है, देयर इज अनदर काइंड ऑफ कैलेंडर विच प्राइमरली यूजेस द मून्स फेजेस फॉर काउंटिंग डेज. यानी अगर दिन काउंट करने हैं, डिफरेंट डिफरेंट कितने दिन है, दिन मतलब टोटल दिन कितने हैं, तो हम मून का इस्तेमाल करते हैं. और अगर मंथ्स को काउंट करना है, डेज और मंथ्स को काउंट करना है, तो मून्स का. बट ऑल्सो मेक एडजस्टमेंट टू स्टे इन सिंक विद द साइकिल ऑफ सीजन्स. ठीक है, लेकिन सीजन्स के सिंक में रहने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि 12 लूनर मंथ्स एड अप टू 354 days and thus fall short by nearly 11 days compared to the solar. Thus every 2 to 3 years the accumulated difference close to the full month. ठीक है, यानी कि जो 2-3 दिन का गैप, 11-11 दिनों का गैप हो रहा है, इसको ऐड करेंगे 3 साल तक तो वो 30 दिन हो जाएंगे. ठीक है, और उससे हम बनाते हैं एक नया महीना. ठीक है, देयरफॉर क्या होता है, एवरी फ्यू ईयर्स, हर फ्यू ईयर्स में 3 साल में कह सकते हो, एक एक्स्ट्रा मंथ ऐड होता है कॉल्ड अधिक मास, और इंटर कैलरी मंथ इज एडेड टू द ईयर इन सम कैलेंडर्स. ठीक है, जो सोलर और लूनी दोनों का इस्तेमाल करते हैं, मतलब बेसिकली हम इस्तेमाल कर रहे हैं लूनी का. लूनी में 354 डेज होते हैं, यानी डेज और मंथ को कैलकुलेट करने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं. बट हमें सिंक रहना है सीजन्स के साथ, जिसमें 365 डेज टोटल लगते हैं. तो ये जो 11 दिनों का गैप हो रहा है, तो पहला ईयर गया 11 दिन, सेकंड ईयर 11 दिन, थर्ड ईयर गया 11 दिन. ठीक है, अराउंड 33 डेज हो गए. ठीक है, अराउंड 33 डेज हो गए, एक महीने का टाइम हो गया. तो ये 3 साल का ये जो गैप है 33 डेज का, इसको ऐड करने के लिए एक महीना ऐड कर दिया, 1 मंथ इज एडेड. ठीक है, एडेड, इसको कहेंगे हम अधिक मास. ठीक है, अधिक मास, एक्स्ट्रा मंथ, इंटर कैलरी मंथ. ठीक है, एडेड टू द ईयर इन सम कैलेंडर. दिस कीप द सोलर ईयर एंड लूनर साइकिल इन चेक. जिससे क्या होगा, जो सोलर कैलेंडर है और लूनर कैलेंडर है वो सिंक में चलेंगे. ठीक है, सिंक में चलेंगे. सच कैलेंडर्स आर कॉल्ड लूनर सोलर लूनर कह सकते हो लूनी सोलर कैलेंडर्स. दीज कैलेंडर्स आर कॉल्ड लूनी सोलर कैलेंडर्स एंड दे कंबाइंड एलिमेंट्स फ्रॉम बोथ द सोलर एंड द लूनर कैलेंडर्स. यानी कि सूर्य से इंस्पायर होकर जो कैलेंडर बना है और चंद्रमा से इंस्पायर होकर जो कैलेंडर बना है, दोनों का इस्तेमाल करते हैं. एंड दे आर यूज्ड बाय मैनी इन मैनी पार्ट्स ऑफ द इंडिया. ठीक है, मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया में इनका इस्तेमाल किया जाता है. ओके, आपने सुना होगा, यू मे हैव हर्ड ऑफ द नेम्स और सिमिलर साउंडिंग नेम्स ऑफ द मंथ्स इन वेरियस इंडियन लूनी सोलर कैलेंडर्स लाइक चैत्र, वैशाखा, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रवण. ठीक है, भद्रापा, अश्विन, कार्तिकेय. ठीक है, एंड ये अलग अलग नाम है, पौष, माघ, फाल्गुन. मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट हिंदी कैलेंडर के नेम है. इन सम कम्युनिटीज द न्यू मंथ स्टार्ट्स ऑन द फर्स्ट डे आफ्टर द न्यू मून एंड एंड्स ऑन द डे आफ्टर द न्यू मून. ठीक है, ओके, एंड सच कैलेंडर्स आर कॉल्ड अ मंथ. इन अदर्स द स्टार्ट ऑफ द न्यू मंथ कॉरस्पॉन्ड टू द डे आफ्टर द फुल मून. बेसिकली कुछ कैलेंडर्स ऐसे होते हैं जहां पे फुल मून जब होता है, पूर्णिमा होती है, वहां से हमारा ईयर स्टार्ट होता है. ठीक है, उनकी डेट वहां से स्टार्ट होती है. एंड द मंथ एंड ऑन द फुल मून. ठीक है, और मंथ भी फुल मून पे ही एंड होता है, यानी 15 और 15 30 डेज को हो गए कंप्लीट. सच कैलेंडर्स आर कॉल्ड पूर्णिमंथ. ठीक है, अमंथ होते हैं न्यू मून पे. न्यू मून है, जैसे अमावस्या के दिन कैलेंडर स्टार्ट हुआ और अगली अमावस्या पे एक महीना खत्म हो गया. ठीक है, उनको कहते हैं अमंथ. और कुछ कैलेंडर्स होते हैं जिनका जो महीना जो होता है, मंथ जो स्टार्ट होता है वो होता है फुल मून डे पे, यानी पूर्णिमा पे. एंड नेक्स्ट जो मंथ की एंडिंग होती है वो भी पूर्णिमा के एक दिन पहले होती है, और नया मंथ फिर अगली पूर्णिमा से स्टार्ट होता है. तो टोटल अप्रोक्सीमेटली 30 डेज का ही टाइम लग रहा है दोनों में. ठीक है, द इंडियन नेशनल कैलेंडर, ये जो हमारा इंडियन नेशनल कैलेंडर है उसको एक बार देख लेते हैं. A national calendar by the government of India is used along with Gregorian calendar for multiple official purposes. तो ये जो इंडियन नेशनल कैलेंडर है, हम इसका इस्तेमाल करते हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर के साथ बहुत सारे मल्टीपल ऑफिशियल पर्पसेस के लिए. ठीक है,
जैसे कि 1947 का कैलेंडर है, ये शाका एरा कह सकते हैं इसको। तो चैत्र, 1 सेकेंड, चैत्र, वैशाखा, ठीक है, और ज्येष्ठ, ये मार्च 22 से अप्रैल 20 2025, फिर ये अप्रैल 21 से मई 21 2025 एंड मई 22 से 2025। यानी ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से देखें तो ये 2025 का कैलेंडर है, जिसमें ग्रिगोरियन कैलेंडर भी है और हमारा हिंदी कैलेंडर जो भी है, ठीक है, ठीक है, वो भी है। ओके, तो यहाँ पे देखो जो दिन हैं ये अकॉर्डिंगली हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से, ठीक है। एंड इसके अंदर जो हमारे फेस्टिवल्स होंगे और डिफरेंट डिफरेंट चीजें जो लिखी होती हैं कैलेंडर में, वो होंगी अकॉर्डिंग टू द ये जो शाकाहारा 1947 का, ठीक है, कैलेंडर है उसके हिसाब से। तो इट इज अ सोलर कैलेंडर, ये क्या है, एक सोलर कैलेंडर है, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ 365 डेज इन अ ईयर। क्योंकि सूर्य की जो कह सकते हैं उसके बेसिस पे जो हम कैलेंडर बनाते हैं उसमें 365 डेज होते हैं, और लूनर बेसिस पे बनाते हैं तो 354 डेज होते हैं। तो बेसिकली हम जो यूज करते हैं वो करते हैं 365 डेज वाला कैलेंडर, जो कि होता है ग्रिगोरियन, और जो कि होता है बेस्ड ऑन द सोलर, ठीक है, सन, ऑन द बेस ऑफ सन। तो दिस ईयर बिलोंग्स ऑन बिगिंस ऑन 22 मार्च, यानी अकॉर्डिंगली 22 मार्च को ये कैलेंडर की शुरुआत हो रही है, ठीक है, विच इज द डे आफ्टर द स्प्रिंग इक्विनॉक्स, यानी 21 मार्च, 21 मार्च एंड 23 सितंबर, ठीक है, ये होते हैं हमारे इक्विनॉक्सेस, ठीक है। समर कह सकते हो सोलर इक्विनॉक्सेस होते हैं, सन के बेसिस से बनते हैं, ठीक है। तो 21 मार्च होता है हमारा स्प्रिंग इक्विनॉक्स, ठीक है, और उसके बाद हमारा 22 मार्च से ये शुरुआत होता है हमारा इंडियन नेशनल कैलेंडर की। अनलाइक द ग्रिगोरियन कैलेंडर जहां पे मंथ जो होते हैं, इंडियन नेशनल कैलेंडर हैव 30 और 31 डेज, ठीक है। Unlike the Gregorian calendar, months in the Indian national calendar have 30 or 31 days. The name of these months were taken from the traditional Indian calendars. ठीक है, एंड इसके जो नाम है वो ट्रेडिशनल इंडियन कैलेंडर्स थे उनके बेसिस पे लिए गए हैं। इन अ रेगुलर ईयर, सेकेंड टू द सिक्स्थ मंथ हैव 31 days and the rest have 30 days. सेकेंड टू सिक्स्थ यानी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इन महीनों में 31 डेज होते हैं, एक दिन एक्स्ट्रा होता है, और बाकी के जो दिन होते हैं, बाकी के जो महीने होते हैं उसमें 30 डेज का टाइम पीरियड होता है। द लीप ईयर आर मैच टू द ग्रिगोरियन कैलेंडर बाय एडिंग अ डे टू चैत्र, द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। जो पहला महीना होता है, ठीक है, पहला महीना होता है उसके अंदर हम एक डे एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द ग्रिगोरियन कैलेंडर, क्योंकि उसमें एक डे एक्स्ट्रा होता है, तो हिंदी कैलेंडर में भी एक डे एक्स्ट्रा कर देते हैं इन द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, यानी मार्च के अंदर हम 31 डेज होते हैं, तो 31 एक डे एक्स्ट्रा कर दिया। इन सच ईयर्स द न्यू ईयर बिगिंस ऑन 21 मार्च ऑफ द ग्रिगोरियन कैलेंडर। एंड इन सालों में जब लीप ईयर होता है, जब लीप ईयर होता है तो 21 मार्च से मंथ की शुरुआत होती है, ओके गाइस, ताकि वो एक जो दिन है उसको हम एडजस्ट कर पाए। हुआ क्या कि 1952 में जो इंडिया की गवर्नमेंट थी उसने एक कैलेंडर बनाया, सेटअप अ कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी। क्या बनाई, एक सीआरसी बनाई, कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी, जिसमें वो एग्जामिन करेगी जितने भी एग्जिस्टिंग कैलेंडर्स हैं विच वर बीइंग फॉलोड बाय द कंट्री, which were being followed in the country at that time and recommend an accurate and uniform calendar for the whole of India। और उन्होंने क्या कहा कि एक यूनिफॉर्म कैलेंडर बनाने के लिए आप एक कमेटी गठन कीजिए और हमें रिकमेंडेशन दीजिए कि हम एक यूनिफॉर्म कैलेंडर, यानी बहुत सारे कैलेंडर्स हैं, हमें एक यूनिफॉर्म कैलेंडर बनाना है जो कि पूरी इंडिया में हम फॉलो कर पाए। तो उस सीआरसी ने रिकमेंड करा यूनिफाइड नेशनल कैलेंडर, ठीक है, उसने रिकमेंड करा और उसको अडॉप्ट कर दिया गया फॉर यूज विद इफेक्ट फ्रॉम 21 मार्च 1956, यानी 1956 21 मार्च से वो कैलेंडर की स्टार्टिंग हो गई। दैट इज फर्स्ट चैत्र 1878 शाका, ठीक है, ये कुछ नाम है इंडियन कैलेंडर का वो डाला है। तो इंडियन नेशनल कैलेंडर फॉलो द जनरल प्रिंसिपल दैट इज द सूर्य सिद्धांत। इंडियन नेशनल कैलेंडर जो है वो जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ सूर्य सिद्धांत यानी सन के बेसिस पे प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है, ओके। अब यहाँ पे है बी अ साइंटिस्ट, ठीक है, मेघनाथ साहा, ठीक है, मेघनाथ साहा जो थे एक पायनियरिंग एस्ट्रोफिजिस्ट थे, ठीक है, एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे ऑफ इंडिया, जिन्होंने स्टार्स के बारे में बात की थी और उसके ऊपर स्टडी की थी, और उनके टेम्परेचर्स कैसे एक मैथमेटिकल इक्वेशन के थ्रू उन्होंने दर्शाए, उसको कहा जाता है साहा इक्वेशन, ठीक है, साहा इक्वेशन। ये जो साहा और एक साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कोलकाता में है, वो उनके नाम के ऊपर ही पड़ा था, मेघनाथ साहा जी के, ठीक है।
ही वॉज ऑल्सो द चेयरपर्सन ऑफ द कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी। और वो कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी जो बनी थी, ठीक है, कब बनी थी, एक बार वापस से 1952 में बनी थी, और रिकमेंडेशन देके अडॉप्ट कब किया गया, 1956 से, ठीक है। तो वहां पे ही मेंबर भी थे। अब टॉपिक आता है हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग, कि क्या फेस्टिवल्स रिलेटेड है एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना से, यानी कि जो बाहर स्पेस में घटनाएं हो रही हैं, क्या फेस्टिवल्स उस पर डिपेंड करता है, एस्ट्रोनॉमी पे डिपेंड करता है, ठीक है, वो समझते हैं। तो many Indian festivals are tied to the phases of the moon and hence are based on the either lunar or loony solar calendars। ज्यादातर जो इंडियन फेस्टिवल्स हैं वो बेस्ड हैं ऑन द लूनर, यानी कि मून के फेजेस पे, फेजेस ऑफ द मून पे, और कुछ कुछ जगह पे लूनर और लूनी और सोलर भी बेस्ड हैं, मतलब उनका भी मिक्स है। फॉर इंस्टेंस जो दिवाली है, फॉल होती है न्यू मून, यानी कि अमावस्या वाले दिन ऑफ द मंथ ऑफ कार्तिक, ठीक है, कार्तिक के मंथ की अमावस्या के दिन हमारी दिवाली होती है। होली होती है हमारी पूर्णिमा के दिन, फुल मून ऑफ फाल्गुन, ठीक है, जो फाल्गुन का महीना होता है उसमें जो हमारा पूर्णिमा वाला दिन होता है वो होली का दिन होता है, ठीक है। और बुद्ध पूर्णिमा जो होती है वो भी हमारी वैश्य का जो हमारा मंथ है उसके पूर्णिमा वाले दिन, फुल मून डे वाले दिन, ठीक है। ईद जो होती है, ईद उल फितर, इज सेलिब्रेटेड आफ्टर साइटिंग द क्रिसेंट मून एट द एंड ऑफ द मंथ ऑफ रमजान, ठीक है। जो रमजान का महीना होता है जब वो खत्म हो जाता है तो उसके अगले दिन क्रिसेंट यानी इस तरीके का मून निकलता है, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेटली निकलता है आफ्टर द अमावस्या, अमावस्या के अगले दिन ही ऐसा मून आता है, ठीक है। तो अमावस्या के अगले दिन जो ये होता है रमजान के एंड पे, उस दिन ईद मनाई जाती है। दशहरा इज सेलिब्रेटेड ऑन द 10th डे इन द मंथ ऑफ अश्विना, अश्विना के 10वें दिन पे, अश्विना का जो मंथ स्टार्ट होता है उसके 10वें दिन पे दशहरा मनाया जाता है। Hence they occur on different dates in the Gregorian calendar in successive years। हर साल अलग अलग दिन पे इनकी कह सकते हो कि पोजीशन आती है दशहरा की, दिवाली की, बिकॉज ये बेस्ड है ऑन द लूनर, यानी कि ऑन द बेस ऑफ मून, ठीक है, मून के बेसिस पे बेस्ड है, और हमारे ग्रेगोरियन कैलेंडर सन के बेसिस पे है। तो डेट जो है आगे पीछे हर साल होती रहती है, ओके। तो अगर आपको याद रखना है तो ये पूरा टॉपिक याद रखना कि कब कौन सा फेस्टिवल होता है, कभी पूछ भी सकते हैं आपसे, दिवाली कब होती है, बुद्ध पूर्णिमा कब होती है, कौन से महीने में होती है, पूर्णिमा वाले दिन होती है यानी फुल मून डे वाले दिन होती है, या न्यू मून डे वाले दिन होती है, ओके। फॉर फेस्टिवल्स बेस्ड ऑन लूनी सोलर कैलेंडर्स, कुछ फेस्टिवल जो होते हैं लूनी और सोलर, यानी कि सन और मून दोनों के बेसिस पे होते हैं। तो ग्रेगोरियन जो कैलेंडर है उसकी डेट शिफ्ट होती है, बट दिस शिफ्ट इज टिपिकली लेस देन अ मंथ, एक महीने के अंदर ही अंदर होता है। ऐसा नहीं कि इस साल के त्योहार पड़ा आज के दिन और अगले साल वो अगले महीने में चला गया, मतलब ये मंथ कवर करके अगले, मतलब 30 डेज के बाद आया वो ऐसा 30 डेज के बाद वो फेस्टिवल आया, ऐसा कम होता है, ठीक है, ऐसा कम होता है। दिस इज बिकॉज ये जो लूनी सोलर कैलेंडर्स होते हैं ये ऐड कर देते हैं इंटर कैलरी मंथ, हर साल इंटर कैलरी जो मंथ होता है, अधिक मास जिसको कहते हैं, वो ऐड कर देते हैं हर साल, ठीक है। विच करेक्ट फॉर द डिफरेंस बिटवीन द लूनर एंड द सोलर ईयर, इससे जो डिफरेंस होता है लूनर और सोलर कैलेंडर्स का, लूनर और सोलर ईयर का जो डिफरेंस होता है वो कवर हो जाता है बाय एडिंग दिस वन मंथ, जिसको हम कहते हैं अधिक मास और इंटर कैलरी मंथ, ये हमने पढ़ लिया था। इन कंट्रास्ट प्योरली जो लूनर कैलेंडर्स होते हैं डू नॉट अकाउंट फॉर दिस डिफरेंस। अगर वो प्योरली लूनर कैलेंडर है यानी कि सिर्फ चंद्रमा के बेसिस पे बना हुआ कैलेंडर है तो उसमें ये ऐड नहीं होता, ठीक है, उसमें ऐड नहीं होता, सिर्फ लूनी और सोलर जो मिक्स होकर बनते हैं उसमें होता है। एनी फेस्टिवल जो सेलिब्रेट होता है अकॉर्डिंग टू द फेजेस ऑफ द मून, जैसे ईद है, देयरफॉर कैन अकर इन डिफरेंट मंथ्स ऑफ द ग्रेगोरियन कैलेंडर ईयर आफ्टर ईयर। तो ये जनरली होता है कि हर साल जो है ईद आज के दिन मनाई गई है, मान लो कोई एक दिन है, और नेक्स्ट ईयर में वो डिफरेंट डे में मनाई जाएगी, बिकॉज ये बेस्ड है ऑन द पोजिशन ऑफ द मून, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अ फ्यू फेस्टिवल्स इन इंडिया, जैसे कि मकर संक्रांति, पोंगल, बिहू, बैसाखी और पोइला बैसाख और पुथंडू, ठीक है, पुथंडू फॉलो अ सोलर साइडरियल कैलेंडर। ये कौन सा फॉलो करते हैं, ये सोलर साइडरियल कैलेंडर को फॉलो करते हैं। दीज फेस्टिवल्स हैपन ऑन ऑलमोस्ट द सेम डेट एवरी ईयर। देखोगे आपकी जनरली जो है ये सारे फेस्टिवल्स एक दिन मनाए जाते हैं, कह सकते हो ये स्प्रिंग की शुरुआत होती है उससे मनाए जाते हैं इन द ग्रेगोरियन कैलेंडर विच इज बेस्ड ऑन द ट्रॉपिकल ईयर। ये बेस्ड है ट्रॉपिकल ईयर पे, एक होता है ट्रॉपिकल ईयर, एक होता है साइडरियल ईयर। ट्रॉपिकल और साइडरियल ईयर में 20 मिनट का गैप होता है बस, ठीक है। अ लॉन्ग टाइम अगो ये जो फेस्टिवल थे वो टाइड टू आइदर अ सोल्स्टिस और एन इक्विनॉक्स। पहले क्या होता था, या तो सोल्स्टिस
जैसे कि वो होता है 21 जून को और 21 दिसंबर को, या तो इक्विनॉक्स जो कि 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है। ये बेस्ड है इनके ऊपर। ड्यू टू स्मॉल डिफरेंस इन द साइड्रियल एंड ट्रॉपिकल ईयर, जो डेट्स होती थी इन फेस्टिवल्स की वो शिफ्ट हो जाती थी स्लोली, थोड़ी थोड़ी शिफ्ट हो जाती थी फ्रॉम द सोल्स्टिस और इक्विनॉक्सेस। जो शिफ्ट था इससे जो है ड्यू टू स्लो वोबल ऑफ द अर्थ एक्सिस, ठीक है, अर्थ जो है घूम रही है अपने एक्सिस पे, रोटेट कर रही है, तो इस ये होता है बिकॉज ऑफ स्लो वेबल, कुछ एक फिनोमेना होता है उसके बेसिस पे ये टाइम गैप होता है। सिमिलर टू मूवमेंट्स ऑफ द एक्सिस ऑफ अ वॉबलिंग टॉप, ठीक है, सिमिलर टू द एक्सिस ऑफ अ वॉबलिंग टॉप, ठीक है, टॉप और साउथ मतलब टॉप और बॉटम के बेसिस पे कुछ होता है, शिफ्ट होता है, उसकी वजह से ऐसा होता है। This causes the dates of festivals based on the sidereal calendars to move ahead in tropical calendar. This causes the dates of festivals of the sidereal calendar to move ahead in tropical calendar. इसकी वजह से क्या होता है, जो साइडरियल कैलेंडर की जो डेट होती हैं वो ट्रॉपिकल ईयर में, ट्रॉपिकल कैलेंडर वाले में आगे बढ़ के आती हैं। फॉर एग्जाम्पल जो मकर संक्रांति है वो मूव अहेड बाय 1 डे एवरी 71 ईयर्स, यानी हर 71 ईयर्स में साइडरियल और जो है हमारा साइडरियल और ट्रॉपिकल ईयर है, इसके अंदर एक दिन आगे मकर संक्रांति आती है। वैसे 71 ईयर्स तक सेम आएगी, बट उसके अगले दिन क्योंकि 20 मिनट्स ऐड होते रहते हैं, तो जब तक ऐड होते हैं उसकी वजह से ये ऐसा फिनोमेना देखा जाता है। आपने ये भी सुना होगा द डेट्स ऑफ मैनी इंडियन फेस्टिवल्स आर बेस्ड ऑन द एग्जैक्ट लूनर फेज एट सनराइज, ठीक है, काफी सारे ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं जो बेस्ड होते हैं एग्जैक्ट लूनर फेज पे, यानी कि जब सूर्य का उदय होता है, सनराइज होता है, उस टाइम पे जब लूनर फेस होता है, यानी मून की पोजीशन होता है, मून का फेज होता है, उसके बेसिस पे कुछ इंडियन फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। एज सनराइज अकर अर्लियर इन द ईस्टर्न इंडिया, यानी कि अगर ईस्टर्न इंडिया की बात करो, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, तो यहाँ पे देखा जाता है सनराइज थोड़ा जल्दी होता है, 2 घंटे पहले होता है एज कम्पेयर टू गुजरात, ठीक है, गुजरात और असम के बीच में 2 आवर्स का कह सकते हो गैप हो सकता है, थोड़ा बहुत इतना गैप हो सकता है। एंड वेस्टर्न इंडिया में थोड़ी देर में धूप निकलती है। तो these dates can also shift by a day between these regions even in the same year, एंड इस वजह से भी क्या होता है कि जो डेट्स होती हैं वो भी चेंज होती हैं थोड़ी सी, बेस्ड ऑन द, मतलब ये जो डिफरेंस होता है ईस्ट इंडिया में और वेस्ट इंडिया में, इसके अंदर भी अगले दिन त्योहार आ सकता है, ठीक है। टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी थ्रू आउट द कंट्री, तो मतलब यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए कि पूरे देश में एक ही टाइम पे मनाया जाए, ये जो पोजिशनल एस्ट्रोनॉमी सेंटर है ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये एक पब्लिश करता है एनुअली क्या, राष्ट्रीय पंचांग, एक पंचांग ये लोग निकालते हैं हर साल। कौन? पोजिशनल एस्ट्रोनॉमी सेंटर हर साल निकालते हैं राष्ट्रीय पंचांग, एक डिटेल्ड कैलकुलेशन होता है of the position of celestial objects such as the moon and the sun for a central location in India. Based on these circulation, it provides an advance intimation on the dates of festivals to Government of India for a holiday declaration. And ये बताता है कि पूरे इंडिया में कौन सा फेस्टिवल कब मनाया जाएगा, ताकि जो टाइम गैप है, ताकि जो सन का निकलने का समय दोनों टाइम पे अलग अलग आ रहा है, इसको मिनिमाइज कर सके और पूरे इंडिया में कोई भी कंफ्यूजन ना हो रिलेटेड टू द फेस्टिवल, और अगर हॉलीडे डिक्लेयर करना है तो उसमें भी कोई कंफ्यूजन ना हो, ताकि पूरे इंडिया में एक यूनिफॉर्मिटी के साथ विदाउट एनी कंफ्यूजन फेस्टिवल्स को हम सब लोग सेलिब्रेट कर पाए, ठीक है। आपने सुना होगा जो मून है और जो मूनलाइट है, ये इंस्पायर्ड है राग से, जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है उसमें जो डिफरेंट डिफरेंट राग्स हैं, उसकी बेसिस पे जो है मून है और मूनलाइट है वो डिपेंड करती है, वो इंस्पायर्ड है वहां से। जैसे कि चंद्रकौंस, ठीक है, एंड चंद्र नंदन, थोड़ा सा मेरे को भी कंफ्यूजन होता है इन सब वर्ड्स को बोलने में, हिंदी वर्ड्स होते हैं, तो चंद्रकौंस और चंद्रनंदन एंड शुभ पंतु वरली, ठीक है, शुभ पंतु वरली विच ऑल्सो मीन्स ऑस्पिशियस मून, यानी कि ऑस्पिशियस है, कह सकते हो कि शुभ है, शुभ घड़ी कहते हैं ना, शुभ मून्स हैं ये हमारे लिए। और फ्यू रागास, तो इसके बेस पे कुछ राग बनाए गए हैं इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में जो कि डिस्प्ले करते हैं मून की इमेज को, इन देयर नेम्स एंड मेलोडिक एक्सप्रेशंस, तो नाम आप पढ़ सकते हो, चंद्रकौंस, चंद्रनंदन एंड शुभ पंतु वरली, ठीक है, ऑस्पिशियस मून्स को दर्शाते हैं ये रागास।
और इमेजरी डिस्प्ले करते हैं देयर नेम्स इन मेलोडिक एक्सप्रेशन। सिमिलरली कुछ मुद्रा होती हैं, डांस फॉर्म्स होती हैं, हैंड जेस्चर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल चंद्रकला एंड अर्धचंद्रन, ये मून को रिलेट करते हैं, कैन बी फाउंड इन इंडियन क्लासिकल डांस लाइक भरतनाट्यम। और भरतनाट्यम में कुछ फॉर्म्स होती हैं जैसे कि अर्धचंद्रन और चंद्रकला, ये भी बेस्ड होती है ऑन द बेसिस ऑफ द मून पोजीशन, ठीक है, उनसे इंस्पायर्ड होती है। तो म्यूजिक भी और डांस भी भरतनाट्यम जैसे कि ये जो है इंस्पायर्ड, इसमें कुछ मोशन जैसे कि हैंड जेस्चर्स, किससे, ऑन द बेसिस ऑफ मून, ठीक है। द सेम इज ट्रू फॉर अदर डांस फॉर्म लाइक कथक भी, ओडिसी और कुचिपुड़ी, ये भी इंडियन फॉर्म्स हैं, इंडियन क्लासिकल डांसेस हैं। इवन द ट्रेडिशनल पेंटिंग स्टाइल्स, कुछ पेंटिंग स्टाइल्स हैं, मधुबनी, वर्ली एंड अदर फॉर्म्स ऑफ आर्ट सच एज स्कल्पचर, पोएट्री अमंग सौरा, गोंड एंड अदर ट्राइब्स, कुछ ट्राइब्स हैं जैसे कि सौरा, ठीक है, गोंड, ये ट्राइब्स हैं जो डिपिक्शंस लेती हैं मून से और सन से, प्रोमिनेंटली इंप्लाइंग देयर सिग्निफिकेंस इन डेली लाइफ, ठीक है। कभी कभी आपने नाम सुने होंगे पुराने राजाओं के, चंद्रवंशी राजा हैं, सूर्यवंशी राजा हैं, यानी वो अपनी लीनिएज को, अपनी एंसेस्ट्री को किसको मान रहे हैं, सन को मान रहे हैं, अपनी एंसेस्ट्री को किसको मान रहे हैं, मून को मान रहे हैं, ठीक है। तो काफी ज्यादा इंस्पिरेशन लेते हैं सन से और मून से, ठीक है। अब यहाँ पे पीछे देखो, ये वर्ली पेंटिंग है, ठीक है, सन को दर्शा रही है। ये ढोकरा ब्रास के स्कल्पचर की पेंटिंग है, ब्रास की पेंटिंग है जो कि सन को दर्शा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे एक टॉपिक है कि हम लॉन्च क्यों करते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। एक होता है नेचुरल सैटेलाइट जैसे कि मून, ठीक है, मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अवर अर्थ, ठीक है। अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट कौन है, मून है, ठीक है। उसी तरीके से हम कुछ सैटेलाइट्स को लॉन्च करते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में घूमने के लिए, अर्थ के एटमॉस्फेयर में घूमने के लिए, ताकि वो रिवॉल्व करे अर्थ के अराउंड, और हमें कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए जो कि वो सैटेलाइट हमें देती है। उन सैटेलाइट्स को हमने खुद ने बनाया, ह्यूमंस ने, वो नेचुरल नहीं है, तो वो क्या हुई, वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हुई, वो हुई हमारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। तो हम क्यों आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को लॉन्च करते हैं, इसके बीच इसका रीजन क्या है। देखो, मैंने बताया मून जो है अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है और वो हमारे प्लेनेट के अराउंड घूम रहा है। बिसाइड द मून कुछ मैन मेड सैटेलाइट्स भी होती हैं जो वेरियस कंट्रीज ऑर्बिट में भेजती हैं, जैसे कि उनको कहा जाता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, अपीयर एज टाइनी स्पेक्स मूविंग इन द नाइट स्काई, और बहुत छोटी सी होती हैं, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होती, बिकॉज उनको यहाँ अर्थ से स्पेस में ले जाने के लिए काफी बड़ा रॉकेट चाहिए होता है, तब भी वो हम बहुत ज्यादा बड़ा सैटेलाइट नहीं भेज सकते बिकॉज इतनी कैपेसिटी नहीं होती। तो काफी ज्यादा जो ऑर्बिट्स होते हैं अर्थ के, मतलब अर्थ, अर्थ है, मान लो ये अर्थ है, ठीक है, तो अर्थ है ये हमारी, और इसके जितना ऊपर हम जाएंगे, जितना ऊपर हम जाते रहेंगे, ये अर्थ के किनारे किनारे, मतलब आसपास के ऑर्बिट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट, कुछ 400 किलोमीटर पे जिसको लो अर्थ ऑर्बिट कहते हैं, और कुछ बहुत ज्यादा गैप पे होते हैं, ठीक है, उसकी रेंज होती है डिफरेंट डिफरेंट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, ठीक है, और कह सकते हो लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, ऐसे ऑर्बिट्स होते हैं, फिर एक दूर का होता है, ठीक है। तो ये सब ऑर्बिट्स होते हैं। तो मोस्ट ऑर्बिट जो होते हैं 800 किलोमीटर ऊपर होते हैं अर्थ की सरफेस के, 800 किलोमीटर ऊपर होते हैं अर्थ की सरफेस पे, और रफली 100 मिनट्स लेते हैं एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में। 100 मिनट के अंदर वो अर्थ का चक्कर मार लेते हैं, ठीक है, 100 मिनट्स टू कंप्लीट वन ऑर्बिट, ओके। तो ये जो सैटेलाइट्स होते हैं हेल्प अस इन मैनी वेज लाइक कम्युनिकेशन, जो हम फोन पे बात कर रहे हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन में, ठीक है, अर्थ की इमेजेस निकालने में, सीजन्स का पता लगाने में, ओके। तो इन सब में कह सकते हो कि इन सैटेलाइट्स का इस्तेमाल होता है। तो इनको हम कहेंगे कम्युनिकेशन के लिए। फिर हम ये नेविगेशन सैटेलाइट्स होती हैं, लाइक हमने गूगल मैप ऑन कर लिया, इंडिया का मैप ऑन कर लिया, तो हमें यहाँ से वहां जाना है, तो हमें रियल टाइम बेसिस पे हम कहाँ मूव कर रहे हैं, अभी हम यहाँ हैं, थोड़ी देर बाद हम दूसरी जगह पे हैं, तो ये हमें जो शो हो रही है पोजीशन, ये किस बेसिस पे हो रही है, ये पता चल रहा है हमें ऑन द बेसिस ऑफ सैटेलाइट। ये सैटेलाइट जो है हमें नेविगेट कर रही है, हमें बता रही है कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमारा डिस्टेंस कितनी दूर है, ठीक है। ये सब जो है सैटेलाइट का काम होता है। वेदर मॉनिटरिंग, ठीक है, हम अभी इस टाइम पे क्या वेदर है, कोई तूफान तो नहीं आने वाला, जैसे वेदर फोरकास्ट करते हैं इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाले, वो बताते हैं कि बारिश होने वाली है या नहीं होने वाली है, ठंड होने वाली है। तो ये किसके बेसिस से बताते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन ऑफ द क्लाउड्स। और एक क्लाउड की पोजीशन कौन बताता है, सैटेलाइट बताता है, बिकॉज अर्थ में, अर्थ के ऊपर निगरानी रखा हुआ है, ऊपर से देखता है, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट, मान लो कोई ट्रॉपिकल साइक्लोन आना है, ठीक है, फ्लड आना है, उसको भी हम पहले से इंटीमेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज सैटेलाइट्स।
एंड साइंटिफिक रिसर्च के लिए तो हम करते ही हैं सैटेलाइट का इस्तेमाल। तो हमारे जो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, उसने काफी सारी सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है ताकि ये जो एक्टिविटीज है ये हम खुद के बेसिस पे कर पाए, हमें किसी और के ऊपर डिपेंड ना करना पड़े। ठीक है, जैसे कि अमेरिका है, चाइना है, रशिया है, ये सारी कंट्रीज के भी काफी सारी सैटेलाइट्स हैं। ठीक है, उसी तरीके से इंडिया भी अपना एक सेल्फ रिलायंट होना चाहता है, सेल्फ कह सकते हो कि आत्मनिर्भर बनना चाहता है, जिसमें वो अपनी खुद की सैटेलाइट्स भेज रहा है। एंड काफी अभी कुछ सालों में हमने देखा कि काफी सारे चंद्रयान जैसे मिशन भेजे गए। ठीक है, मार्स मंगलयान मिशन भेजा गया, और फिर हम अभी भेजने वाले हैं मून के ऊपर मिशन। ठीक है, ठीक है, पर्सन को स्पेस में भेजने वाले हैं। ठीक है, गगनयान मिशन। तो ये सभी मिशन जो हैं ये हमें दर्शाते हैं कि इंडिया की जो कैपेसिटी है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रही है इन द स्पेस सेक्टर, साइंटिफिक रिसर्च। ठीक है। तो हमारी कुछ साइंटिफिक हेरिटेज है, क्या है ये जो कार्टोसेट सीरीज ऑफ सैटेलाइट्स है। क्या नाम है? कार्टोसेट सीरीज ऑफ सैटेलाइट। ये इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जैसी संस्था ने लॉन्च की हैं, कैप्चरिंग हाई क्वालिटी इमेजेस ऑफ द अर्थ, जिससे हमारी अर्थ की हाई क्वालिटी, एचडी हाई डेफिनेशन क्वालिटी ऑफ इमेजेस हमें मिल पा रही हैं, ताकि हमारे जो मैप्स हैं, हमारी सिटीज के जो मैप्स हैं, प्लान हैं, और नेचुरल डिजास्टर इंडिया में उसको बहुत ज्यादा अच्छे से हम लोग हैंडल कर पाए और मैनेज कर पाए। वन सच मैपिंग प्लेटफॉर्म इज भुवन। एक मैपिंग प्लेटफॉर्म है जो इंडिया ने बनाया है, जैसे गूगल मैप्स है वैसे इंडिया ने बनाया भुवन। ये इमेजेस को यूज करता है ताकि टेरेन, कैसा टेरेन है, ऊबड़ खाबड़ रास्ता है या प्लेन रास्ता है, या आगे कह सकते हो नदी है, क्या है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो टेरेन्स होते हैं उनको बताता है। सॉइल कैसी है उसको बताता है भुवन ऐप। लैंड का यूज किस तरीके से करना है वो बताता है। वेजिटेशन कौन सी हैगी वो बताता है, और काफी सारी चीजें ये बताता है ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस ऑफ इंडिया, वर्ल्ड का कह सकते हो कि मतलब अर्थ की इमेजेस। ठीक है, और ये सब यूज करके। ठीक है, तो एक होती है कार्टोसेट, एक होती है एस्ट्रोसेट। ये अनदर मिशन जो है इसरो ने भेजा था ताकि साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन कर पाए स्टार्स का। किसका? स्टार्स का और अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स का। ठीक है, इंडिया अदर स्पेस मिशंस इंक्लूड चंद्रयान 1, 2 एंड 3 टू द मून। ठीक है, चंद्रयान 1 भेजा गया था, फिर चंद्रयान 2 जो है वो अनसक्सेसफुल रहा था, मतलब पार्शियल सक्सेस रहा था। ठीक है, रोवर तो मार्क वहां पे उसके मार्स मून के ऑर्बिट में चला गया था, बट उसका जो रोवर है वो नहीं आ पाया था। ठीक है, ओके, हाँ ठीक है, लैंडर जो है वो नहीं जा पाया था। फिर आदित्य L1, ताकि हम स्टडी को यूज कर पाए, लेग्रेजियन पॉइंट 1 पे, L1 पॉइंट पे उसको रखा गया है। अभी आपको नहीं समझ आएगा, बट आदित्य L1 टू स्टडी द सन। ठीक है, फिर मंगलयान टू स्टडी द मार्स। तो ये एस्ट्रोसेट सीरीज के हैं जिसमें हम अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं, ना कि अर्थ को। अर्थ को स्टडी करने वाले कार्टोसेट थे, एस्ट्रोसेट है इन अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को, स्टार्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, उनको कह सकते हो रिसर्च करने के लिए। तो इसरो ऑल्सो लेट्स इंडियन स्टूडेंट्स बिल्ड एंड लॉन्च स्मॉल सैटेलाइट्स। और इसरो चाहता है कि, और इसको प्रमोट भी करता है कि जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो अपने स्मॉल सैटेलाइट्स को बनाएं। ठीक है, जैसे कि कुछ लोगों ने, कुछ बच्चों ने बनाए, जैसे आजादी सेट, इंस्पायर सेट 1 एंड जुगनू। ठीक है, तो ये कार्टोसेट के सीरीज के सैटेलाइट्स हैं, देख सकते हो आप कैसे बने हुए हैं। और ये एस्ट्रोसेट सीरीज के मिशन कह सकते हो सैटेलाइट्स है। ठीक है, let us find spotting an artificial satellite in the night sky, watching activity like we have done previously. Just before sunrise or after sunset, go to the location accompanied by an adult that has a clear view of the sky without any obstruction of the trees or tall buildings. तो ये एक एक्टिविटी है, कर सकते हैं, जिसके अंदर हम नाइट स्काई मतलब अंधेरा हो, जिसमें क्लियर व्यू दिख रहा हो स्काई का, तो वहां पे हम सैटेलाइट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, उसकी मूवमेंट को देख सकते हैं। To identify satellites in the sky, look for any moving object in the sky that appears as a point of light with steady or flickering brightness and is moving very fast across the sky. You can see them with naked eye or with binoculars. अगर आपको स्काई में ऐसे मूवमेंट हो रही है, लाइट बंद हो रही है, चालू हो रही है, बंद हो रही है, चालू हो रही है, बंद हो रही है, ठीक है, थोड़ी छोटी हो, ऐसा प्लेन भी होता है, प्लेन की भी लाइट ऐसे होती है, बट देख सकते हो आप, थोड़ा डिफरेंस देख सकते हो, तो आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा एक सैटेलाइट मूव होता हुआ। ठीक है, यू मे यूज मोबाइल एप्स और वेबसाइट्स जो हमें डिटेल प्रोवाइड करेंगे सैटेलाइट्स की जो हमारे लोकेशन में है। ठीक है, व्हेन दे विल बी पासिंग अबव यू इन द स्काई। ठीक है,
तो ये एक्टिविटी अगर आप करना चाहो तो ये एक्टिविटी आप परफॉर्म कर सकते हो। अ लॉट ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, बहुत सारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो हैं उनको भेजा गया है स्पेस में बाय मैनी कंट्रीज, क्योंकि उनके काफी ज्यादा यूज है, मतलब बहुत ज्यादा उन्होंने इंफॉर्मेशन दी है ताकि हमारी जो लाइफ है वो क्या हो पाए, इजी हो पाए। आफ्टर द यूजुअल लाइफ मैनी ऑफ देम एंड देयर रॉकेट पार्ट्स बिकम स्पेस जंक और स्पेस जेब्रिस। बट इनका कुछ टाइम होता है, टेन्योर होता है, मान लो ये 5 साल के लिए बनाई गई हैं, 10 साल के लिए बनाई गई हैं, उनके बाद इनको स्पेस में छोड़ दिया जाता है, मतलब स्पेस में ही रहते हैं और एक स्पेस डेब्रिस, एक कचरे की तरह, वेस्ट की तरह ये स्पेस में घूमती रहती हैं। ये जो डेब्रिस होता है इसने स्पेस में बहुत ज्यादा क्राउड कर दिया है, बहुत ज्यादा सैटेलाइट्स होने की वजह से बहुत ज्यादा क्राउड हो गया है, ठीक है, एंड कुड कोलाइड विद वर्किंग सैटेलाइट्स। और ये जो खराब सैटेलाइट्स हैं जिनका टेन्योर पूरा हो चुका है, ये हमारी जो नई सैटेलाइट्स हैं इसके साथ टकरा के उनको भी डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। तो while small debris burns up in atmosphere when it falls towards the earth, the larger pieces can crash on the ground. तो countries are now working together to remove this dangerous debris. और अगर ये टकरा के धरती पे गिर गई, अर्थ पे गिर गई, तो इससे बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है लाइफ एंड प्रॉपर्टी का। तो काफी सारी कंट्रीज मिलके इस कूड़े को, एक स्पेस जंक को, डेब्रिस को क्लियर करने के लिए स्टेप्स उठा रही हैं। अब एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है जिनका नाम था विक्रम अंबालाल साराभाई। इनका नाम आपने काफी बार सुना होगा, विक्रम साराभाई जी का। ठीक है, ये एक रिसर्चर थे स्पेस साइंस के अंदर, इन्होंने स्पेस साइंस के अंदर रिसर्च करी थी और न्यूक्लियर फिजिक्स में इनको फादर बोला जाता है इंडियन स्पेस प्रोग्राम का। ये जो हमने डिफरेंट डिफरेंट सैटेलाइट्स लॉन्च की हैं, इनका फादर बोला जाता है इंडियन स्पेस सैटेलाइट प्रोग्राम का। ही pioneered the effort to launch the first artificial satellites। ठीक है, और इन्होंने पहली बारी कदम उठाया था कि हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, VSSC, ये भी है, इनके नाम पे बनाया गया है, जो कि तिरुवनंतपुरम है, तिरुवनंतपुरम में है। ठीक है, द इसरो सेंटर द डेवलप रॉकेट्स, और ये क्या करता है, ये इसरो का एक सेंटर है जो कि रॉकेट्स को बनाता है, जैसे PSLV, SSLV, ठीक है, ऐसे GSLV, ये रॉकेट्स के नाम होते हैं, रॉकेट लॉन्चर होते हैं बेसिकली, ये यहाँ पे बनते हैं। एंड लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी इज नेम्ड आफ्टर हिम। ठीक है, और यहाँ पे काफी सारी व्हीकल टेक्नोलॉजी भी बनती है। इसी के साथ हमने इस चैप्टर को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। पार्ट 2 में भी हमने पूरी तरीके से सारे चैप्टर, सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। ओके, कुछ अब आते हैं हम स्नैपशॉट्स पे। द illuminated part of the moon changes its shape from day to day through phases like new moon, crescent and full moon। हमने समझा कि जो मून होता है उसका जो illuminated पार्ट है, यानी कि जब सन की रोशनी वहां पर टकराती है और वो पार्ट जब अर्थ पे दिखता है उसको कहेंगे illuminated पार्ट। तो वो चेंज होता रहता है बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ द मून और द अर्थ। ठीक है, तो कभी फुल मून दिखता है, कभी क्रिसेंट शेप का दिखता है, और कभी मून नहीं दिखता, जिसको हम न्यू मून कहते हैं। ठीक है, these phases of the moon happens because we see different parts of the illuminated portion of the moon as it move around the earth। जैसे कि हम उसके different different phases देखते हैं मून के, because movement of the earth and rotation of the earth and rotation of the moon, इसके बेस पे हमें पूरा नहीं दिखता मून। ठीक है, तो फुल साइकिल जो फेज है मून का, ये एक मंथ लेता है, लाइक 29.5 डेज। ठीक है, ये जो वेरियस साइकिल्स हैं ऑब्जर्व की जाती हैं नेचर में, इससे क्या होता है, क्रिएशन होता है कैलेंडर्स का, जैसे कि लूनर कैलेंडर्स और सोलर कैलेंडर्स। कुछ कैलेंडर्स होते हैं जिसको हम कहते हैं लूनी और सोलर कैलेंडर्स, जो कि मिक्स ऑफ बोथ लूनर और सोलर होता है। लूनर कैलेंडर्स फॉलो मून साइकिल while सोलर कैलेंडर्स फॉलो साइकिल्स ऑफ सीजन्स। ठीक है, सीजन्स के साइकिल को फॉलो करता है, विच डिपेंड ऑन द पोजिशन ऑफ द अर्थ इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन। ठीक है, तो सोलर बेस्ड होता है ऑन द बेस ऑफ सीजन्स एंड द पोजिशन ऑफ अर्थ ऑर्बिटिंग अराउंड द सन। लूनी सोलर कैलेंडर्स अडेप्ट टू बोथ द साइकिल्स। तो जो लूनी और सोलर कैलेंडर्स होते हैं वो दोनों को अडेप्ट करके चलते हैं। फिर हमने पढ़ा आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो होती हैं वो ह्यूमन मेड बनाई गई हैं, विच आर लॉन्च फ्रॉम द अर्थ, और ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बताती हैं ताकि हमारा जो वेलबींग है और स्पेस साइंस की स्टडीज हैं वो सक्सेसफुल हो पाए। ठीक है, इसी के साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 11 था, ठीक है, वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अच्छी तरीके से। आप बोलोगे सर आपने नोट्स तो दिए नहीं, तो मैं नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको दूंगा। ठीक है, जितने भी चैप्टर्स हैं मैं आपको सभी के नोट्स अच्छे से, ताकि आपको चैप्टर बार बार ना पढ़ना पड़े, आप वीडियो देखो और नोट्स को पढ़ लो। ठीक है, ये आप करना है, अच्छे से नोट्स को पढ़ो, नोट्स में सब इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और साथ साथ इस चैप्टर के और डिफरेंट जितने भी चैप्टर हमने करे हैं और आने वाले जो चैप्टर्स रह गए हैं, उन सभी के मैं क्वेश्चंस और आंसर्स भी आपको दे दूंगा, और टाइम मिलेगा तो मैं जरूर आपके साथ इनके क्वेश्चंस और आंसर्स को भी डिस्कस करना चाहूंगा, ताकि आपके मन में कोई भी अगर डाउट है
ठीक है, वो सभी चीजें रिजॉल्व हो जाए यहीं पे। ठीक है, तो ये हमारी साइंस की सीरीज चल रही है। मैंने एसएसटी की सीरीज ऑलरेडी कंप्लीट करा दी है क्लास 8 की। ठीक है, और इसके साथ हम, अगर हमें टाइम मिलेगा तो इंग्लिश और मैथ्स की सीरीज भी हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ताकि आपका जो सिलेबस है वो बहुत ही इजीली कवर हो जाए और आपको कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े, सब कुछ आपको यहीं मिल जाए। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपने अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर किया हो। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब तीनों चीजें कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आए तो आपको तुरंत अपडेट मिल जाए। ठीक है, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय गाइस।